हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 30 मार्च 2021 और इंडियन एक्सप्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आज दो ही आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, पर वो आर्टिकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवीजन मात्र ही आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, बेसिकली अभी आज कल धुलंडी थी तो उसके चक्कर में आज कोई न्यूज़पेपर वैसे तो आया है नहीं, ना कोई ओपिनियन वाला जो कंटेंट है वो अपडेट हुआ है। तो हम पीछे एक दो आर्टिकल पीछे से उठाएंगे प्रीवियस डेज से और साथ में उनको एक तरीके से रिवीजन कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट गो बैक वाइस रॉय ऑफ दिल्ली। इसमें आर्टिकल लिखा है कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के द्वारा। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि जो दिल्ली में अभी जो एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट कंसीडर कर लिया जाना बताया जा रहा है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का वर्डिक्ट है, बोलो उसको हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लेजिस्लेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस एक्ट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी वैल्यू या फिर उसकी पावर्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पावरफुल बनाया जा रहा है। तो जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे वो जो वाइस रॉयज हुआ करते थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन उसको रिप्रेजेंट किया करते थे हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वाइस रॉय ऑफ दिल्ली इसलिए बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे दिल्ली में बैठ के, राइट। तो एक तो ये आर्टिकल हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के आर्टिकल, ये प्रिंट हुआ था 29 मार्च को, जिसमें बताया जा रहा है नेबरली टच। ओके, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन, जो भी मुद्दे हैं एक बार सम अप हो जाएंगे, छोटे छोटे देखेंगे इस आर्टिकल को भी। ओके, तो इस तरीके से देख लेते हैं कि एक डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बात कही अब्राहम लिंकन ने। बोले ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर डेमोक्रेसी को आपको डिफाइन करना हो तो। अब जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर आप देखोगे, मतलब ये जो पूरा हमने डायलॉग देखा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, राइट। तो इसमें जो भी सेंटर में जो मेन बात है वो है गवर्नमेंट की, ठीक है, और उसमें भी मेन सेंटर में रखा गया है पीपल को, लोगों को। दैट मीन्स कि लोगों के हाथ में सारी पावर है। दूसरी तरफ अगर देखें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देखो इसमें क्या होता है कि हमारा कंट्री बहुत ही बड़ा है, तो एक एक मेंबर, लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर इन लोगों को कहा जाए कि भाई ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाला फॉलो करना है हमें प्रिंसिपल, तो लोग यहाँ पर 130 करोड़ लोग कैसे अपनी बात को हाँ या ना में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कैसे एक कंसेंसस बन पाएगी, क्या प्रैक्टिकल मैनर के अंदर ये पॉसिबल है या नहीं। तो वो चीज़ें अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल नहीं दिखाई देती। तो उस चीज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मेथड हमारे लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन दिखाई देता है। देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ये आप जानते हो, जिसमें एक यूनियन गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, और बाकी स्टेट्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं जो कि अपने हिसाब से काम करती है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली नेशनल कैपिटल है, और ये चीज़ एक्नॉलेज की गई है कि दिल्ली की गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में। पर हाँ, ये ठीक है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जो कि लोगों के द्वारा ही चूज़ की जाएगी। मतलब बात क्या आ गई फिर से कि गवर्नमेंट के सेंटर में लोग तो रहेंगे ही। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने चूज़ कर रखी है ना, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, साथ में फाइनल इंटरप्रेटर है जब भी कभी कोई बात आए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। ओके, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में 2018 में एक बात कही थी, बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक मैनर में आप कोई भी फंक्शनिंग परफॉर्म करोगे, चाहे वो डेमोक्रेटिक काम हो या फिर सोसाइटल लेवल पे या कोई भी पॉलिटिकल पावर हो, उसमें
सिटीजन्स को आप सेंटर में रखोगे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर फंक्शनिंग होगी गवर्नमेंट की। साथ में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस भी प्रोवाइडेड है, ये चीज़ भी एक्सेप्ट की गई। साथ में आप देखोगे कि जगमोहन रेड्डी जे, ठीक है, जब केशवानंद भारती केस आया था ना 1973 में, वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें ये कहा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपके लिए यहाँ पर छोटा सा टास्क आ गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो आप रिवाइज करोगे एम लक्ष्मीकांत से। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात करें, देखो दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यहाँ पर मेनली पार्लियामेंट के हाथ में दिखाई देती है, ठीक है। पर होता क्या है कि 1991 में आर्टिकल 239 AA इसको इंसर्ट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या हो गया, दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कर दिए गए और ये आर्टिकल जो है ना 239 AA इसके ऑब्जेक्ट्स या फिर जो रीजन्स है जिसकी वजह से इनको इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, इसमें क्लियरली ये कहा है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी की तरह कंटिन्यू करेगी और यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दैट मीन्स यहाँ पर एक पार्लियामेंटेरियन सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया जाएगा जहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। हमें पता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स अगर लेजिस्लेचर के लिए जिस भी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो वो हो जाता है पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। आर्टिकल 239 AA की बात करें, जहाँ वहाँ पर जो डिफरेंट वर्ड्स फ्रेजेस यूज हुए हैं, तो वहाँ पर हर एक बात में एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि हम एक डेमोक्रेटिक मैनर में गवर्नमेंट चलाना चाह रहे हैं। देखो डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें कोई भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसके बेसिस पे फिर क्या होगा, जब वोट देंगे तो MLAs इलेक्ट होंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश हो जाएगी और लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में ही पावर्स है कि वो लॉज बना सके। और लॉ बनाने का जो मुद्दा है वो कौन कौन सी लिस्ट में है, हमारी जो 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल की जो 3 लिस्ट है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट 2 एंड 3 के ऊपर लॉज बनाने का पूरा पावर दिया हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और वो की वो पावर्स कन्फर कर दी गई किसको, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को। साथ में ये भी देखो कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 239 AA में, जिसके लीडर होंगे चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी करंटली आपको पता है अरविंद केजरीवाल हैं। साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और इन एडमिनिस्ट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और उसी के हिसाब से फिर वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कोई भी अपनी फंक्शनिंग को आगे बढ़ाना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसकी एड एंड एडवाइस के बेसिस पे किया जाएगा। और साथ में आर्टिकल 239 AA को इफेक्ट में लाने के लिए नेशनल टेरिटरी एक्ट 1991 पारित कर दिया गया था। तो ये थे सारे प्रोविजंस इस आर्टिकल के अंडर में जो हमने देखे। अब बात ही आ जाती है कि पावरफुल कौन, कि एक जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक डॉग है, ठीक है, उसकी टेल को अगर आप देखो तो टेल अगर डॉग को हिला सकती है या फिर डॉग टेल को हिलाता है, देखने वाली बात है ना। दैट मीन्स टेल हिलती है। तो यहाँ पर पावरफुल कौन है और लेस पावरफुल कौन है वो अगर हम देखें तो थोड़ा हमें और समझने की ज़रूरत है। वो कुछ ऐसे हैं कि हमने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, तो लेजिस्लेचर जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स का एक पूरा ग्रुप बैठता है वहाँ पर MLAs का, तो वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की हुई है। तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं अभी करंट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा डाउन करना चाह रही है। थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा लेस पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही है जहाँ जहाँ पर भी मौका मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एनसीटी
मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 4 जुलाई 2018 को कहा कि एड एंड एडवाइस का मतलब, जो कि आर्टिकल 239 AA के क्लॉज 4 में दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा ना, जो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का होगा, वो एड एंड एडवाइस से बाउंडेड होगा अगर कोई भी एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में भी आप देखते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस दी जाती है एक कॉन्स्टिट्यूएंट हेड ऑफ द स्टेट को, जैसे कि स्टेट्स की अगर बात करें तो हमारे तो गवर्नर होते हैं, और यहाँ पर दिल्ली यूटी है, यूटी कम स्टेट है, तो इसलिए क्या हो गया ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वहाँ पर जो एड एंड एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी दैट विल बी बाउंडिंग। तो ये ही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं और कुछ चीज़ें वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 239 AA को अमेंड करने के लिए, तो देखो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा में। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट लाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, एक तो आप लेके आओ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब हो गया टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है ना उसका 1/2 प्लस 1 वोट, मतलब 50% प्लस 1 वोट। और दूसरा आप लेकर के आओ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ऐसे करके स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में 2/3 मेजॉरिटी अभी दोनों हाउसेस की पॉइंट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाती। तो इसके चलते यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 2/3 मेजॉरिटी है वो रूलिंग पार्टी के पास ना होने की वजह से आर्टिकल 239 AA को तो टच किया नहीं है, बल्कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 है उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके रीजंस को अमेंड कर दिया गया है इस बिल के थ्रू। क्योंकि ये जो एक्ट है ये देखो नॉर्मल लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनरी बिल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। और सिंपल मेजोरिटी में आपको क्या चाहिए होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो ये है पूरा मुद्दा इनके हिसाब से। तो प्रेजेंट जो कुछ भी है बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाई जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेंस जो आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो हैं वो एक वाइस रॉय की तरह काम कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखो फिर बाद में अरविंद केजरीवाल पर भी थोड़ा सा अटैक कर रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर की स्टेटहुडशिप ख़त्म करी जा रही थी तब अरविंद केजरीवाल ने नेशनलिज्म के चलते सपोर्ट किया था कि हाँ जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ उसको हम सपोर्ट करते हैं। बट अभी जो है बोले कि अब तो दिल्ली में भी इतनी प्रॉब्लम आ गई तो अब अरविंद केजरीवाल को भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में इंडिया में डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो अभी बोले कि पिछले कई सालों से लगातार बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है, और अभी जो फ्रीडम हाउस की तरफ से जो रैंकिंग दी गई है उसमें इंडिया में डेमोक्रेसी उसको पार्टली फ्री वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है, जो कि फ्री की कैटेगरी में हुआ करता था, उसको डिक्लाइन कर दिया। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी जो सेंस जो आ रहा है ना, एक स्ट्रेंज जो फीलिंग आती है जिसको लैटिन वर्ड में डेजा वू बोलते हैं, स्ट्रेंज फीलिंग, ओके, बोला वो ऐसी आ रही है जैसे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, और उसके पहले साइमन कमीशन को देख करके जो हम इंडियंस ने ऑब्जेक्शन दिया था, साइमन गो बैक वाला, ठीक है, कि साइमन वापस लौट जाओ, क्योंकि उसमें साइमन कमीशन में हमें पता है कि एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, और जबकि वो रिव्यू क्या करना आ रहा था, इंडिया में जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता है ही, तो दोनों एक्ट्स के बारे में आप थोड़ा और पढ़ लेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत का वो आप देख लोगे। तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहीं खत्म है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।